उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी सिर्फ एक कुर्सी नहीं बल्कि कई मायनों में देश के प्रधानमंत्री होने का रास्ता है। यह ऐसी राजनीतिक कुर्सी है जिस पर बैठने वाले कई नेता उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं देश की राजनीति की दिशा बदली, प्रधानमंत्री बने हैं। दिलचस्प है कि इस कुर्सी तक पहुंचने के रास्ते हमेशा एक जैसे नहीं रहे। किसी को सत्ता ने बुलाया तो किसी को परिस्थितियों ने मुख्यमंत्री बनाया। किसी के लिए अचानक बने समीकरण निर्णायक साबित हुए तो किसी ने लंबी राजनीतिक यात्रा के बाद यह कुर्सी हासिल नहीं कर सके। 1952 से लेकर आज योगी आदित्यनाथ तक उत्तर प्रदेश को 21 मुख्यमंत्री मिले, लेकिन इन 21 चेहरों के पीछे मुख्यमंत्री बनने की 21 अलग अलग कहानियां हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार और मेरे साथी श्यामलाल यादव ने अपनी पुस्तक एट द हार्ट ऑफ पावर द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश में इन्हीं कहानियों, राजनीतिक संयोगों, संघर्षों और सत्ता के भीतर के समीकरणों को खंगाला है। और आज यह किताब इसलिए महत्वपूर्ण है और दिलचस्प है क्योंकि उत्तर प्रदेश फिर चुनाव की दहलीज पर। 2027 का विधानसभा चुनाव निर्धारित समय पर फरवरी मार्च में होने की बात निर्वाचन आयोग ने साफ की है। यानी एक बार फिर सवाल वही है, लखनऊ की कुर्सी पर आगे कौन बैठेगा। मुलायम सिंह ने इसी तरह, जैसे अजीत सिंह, आप अगर और आगे पढ़ेंगे तो मुलायम सिंह ने नॉर्थ इंडिया में जब मंडल लागू होने के आसपास जब वीपी सिंह ने देवीलाल को निकाला तो देवीलाल एक बहुत बड़े फेस बन गए थे फार्मिंग कम्युनिटीज के लिए। 90 में जो फायरिंग हुई अयोध्या में उसके दो ही बेनिफिशियरी बन के इमर्ज किए, एक तरफ मुलायम सिंह और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। कल्याण सिंह इनके फेस बने तो मुस्लिम वोट जो है वो मुलायम सिंह की तरफ चला गया। और ओबीसी उनका एक, अब वो कहने के लिए मुलायम सिंह जो है यादव पॉलिटिक्स, लेकिन मुलायम सिंह को अगर आप उनकी पॉलिटिक्स में देखेंगे उन्होंने ओबीसी के, इसके बाद वो उनकी पार्टी बनी है समाजवादी पार्टी। और इंटरेस्टिंगली समाजवादी पार्टी जो नाम सजेस्ट किया था वो केसरीनाथ त्रिपाठी ने सजेस्ट किया था मुलायम सिंह। अच्छा, जो गवर्नर हुए बाद में, पहले विधानसभा थे, बीजेपी के नेता थे, लास्ट तक बीजेपी में रहे, कोई पार्टी नहीं बदले, लेकिन मुलायम सिंह से उनकी दोस्ती थी। 2017 में आगे योगी जी जब बने तो वो पहले अपर कास्ट के सीएम बने, उसके बाद से तो 89 के बाद की जो पॉलिटिक्स है उसमें देखिए इसी तरह जब मायावती जी का इमरजेंस होता है, जब वो सीएम की ओथ ले ली 95 में, तो उसके बाद आप मानेंगे कि एक एससीज में भी बहुत बड़ा एम्पावरमेंट, और जो कि आज़ादी के बाद कदकाठी बहुत लंबी थी, मजबूत थे। वो नेहरू जी जो लाठीचार्ज हुआ था तो नेहरू जी के ऊपर लेट गए थे। गोविंद बल्लभ पंत का जब तक वो जीवित रहे उनकी गर्दन ऐसे हिलती थी। 1960 में चंद्रभान गुप्ता के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम हुई, जैसे सिराथू में केशव मौर्य जी हार गए तो 1957 का चुनाव मुख्यमंत्री के बड़े दावेदार थे सीवी गुप्ता और लखनऊ से अपनी सीट हार गए। उनके साथ जिसका जिक्र है उनके दुश्मन खूब थे। अच्छा, तो उनका वो हार गए। खोजी पत्रकार के नाते आप खुदाई करते हैं, डिगिंग में ऐसा कौन सा चीज मिला आपको? मैं बहुत पहले नहीं जा रहा हूँ, मैं इधर बात करें 89 और 90 जो हम आपने आंखों से देखा है, कौन से ऐसे रोचक तथ्य मिले मुलायम सिंह के बारे में आपको, या मायावती के बारे में, या फिर कल्याण सिंह के बारे में, या फिर योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह के बारे में? तो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मुलायम सिंह जी जब 89 में चीफ मिनिस्टर बने तो उसके पहले मीन्स 89 तक आप अगर उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को, नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स को एनालाइज करते हैं तो 89 जो था वो तीसरा फेज था जो कांग्रेस पर खूब तगड़ा झटका लगा था। पहला था 67 में जब 9-10 राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, हरियाणा में, राजस्थान में नहीं बन पाई थी। मध्य प्रदेश में 3 महीने बाद गोविंद नारायण सिंह की सरकार, संविद सरकार, तो संविद सरकारों का ये चलन तो पंजाब तक में बन गई थी। 67 में पहला झटका लगा, उसमें कई सारे, क्योंकि जो बाकी पार्टियां थी उसमें लीडरशिप का बड़ा अकाल था। और आपको ध्यान होगा कि उसी दौर में अपोजिशन की लीडरशिप के 2 बड़े दिग्गजों का निधन हो गया, राम मनोहर लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो कई सारे राज्यों में कांग्रेस से जो छोड़ कर गया है, जैसे उत्तर प्रदेश में बाद में गैर कांग्रेस के सबसे बड़े नेता बने चौधरी चरण सिंह, वो कांग्रेस छोड़ के 67 में आए।
बहुत सारे लोग बाद में फिर कांग्रेस ओ में आए और कांग्रेस में जो है वो एक जो अभी बाकी लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि एक फैमिली का कंट्रोल होता गया, वो एक अलग पहलू है। तो 67 पहला फेज आया गैर कांग्रेस, 77 दूसरा फेज आया जो इमरजेंसी के बाद। तो 67 में जो खास करके अब यूपी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो ये जो फार्मिंग कम्युनिटीज में जो लीडरशिप थोड़ी एसर्ट की, 67 के पहले ग्रीन रेवोल्यूशन का बड़ा फायदा थोड़ा हो रहा था, किसान जातियों में थोड़ा आत्मविश्वास जग रहा था, पढ़ाई लिखाई आ रही थी। तो पहले तो थोड़े से लोग चौधरी चरण सिंह के साथ लगे और उस समय जनसंघ में बहुत ओबीसी जुड़े हुए थे। जनसंघ में 99 सीटें, 98 + 1 99 सीट आई थी 67 में। उसमें बहुत सारे थे यादव, कुर्मी, लोध, इस तरह के ओबीसी थी, क्योंकि सारा एलिट जो है वो कांग्रेस के साथ हुआ करता था, पावर के साथ, आपको पता है। तो वो एक पहला फेज था जिसमें कल्याण सिंह, मुलायम सिंह सब पहली बार एमएलए उसी में बने थे। 67 के एक एमएलए अभी भी जिंदा है इनकी। कौन? उनका नाम है दल सिंह यादव, वो रहते हैं शाहजहांपुर में, कभी आप जाए तो जरूर मिल के आइएगा। और 67 में वो जनसंघ से एमएलए थे, है ना। तो अब 67 का फेज आया, उसके बाद धीरे धीरे आपको पता, फिर इंदिरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस फिर 71 आते आते पूरा उन्होंने बड़े कंट्रोल से कैप्चर कर लिया। 69 में कांग्रेस का स्प्लिट हुआ और जो बुजुर्ग लोग थे कांग्रेस लीडर, वो धीरे धीरे वो ऑब्सोलेट होते गए और इंदिरा जी के कंट्रोल में आ गए। उसके बाद दूसरा फेज आया इमरजेंसी के बाद वाला 77 में, जब नॉर्थ इंडिया से कांग्रेस का एक तरह से सफाया ही हो गया। पूरा कश्मीर में तो कुछ सीटें जीते थे, बाकी नॉर्थ इंडिया में पूरी पट्टी 2 सीटें जीते थे, एक छिंदवाड़ा और एक कोई इधर राजस्थान में एक सीट थी, 2 सीटें जीते थे। तो 77 दूसरा फेज, उसमें जैसे उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव को चुना था, चौधरी चरण सिंह ने नॉमिनेट किया था मुख्यमंत्री के नाते, बाकी जनता पार्टी के नेताओं से लड़ झगड़ करके। लेकिन जिसमें टैलेंट होता है वो फिर सिचुएशन को कैप्चर कर लेता है। राम नरेश जी में वो काबिलियत लगता है नहीं थी, तो वो फिर धीरे धीरे वो किनारे हो गए। 89 तीसरा फेज, जब कांग्रेस छोड़ करके वीपी सिंह शुरू करते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह बहुत बड़ी फोर्स बन चुके थे वो, क्योंकि वो स्ट्रीट फाइटर शुरू से थे। उस समय हालांकि 3-4 यादव प्रोमिनेंट लीडर्स थे, उनमें चंद्रजीत यादव थे, बड़े सीजन्ड व्यक्ति थे, सीपीआई छोड़ करके कांग्रेस में आए थे, फिर वो भी एक बड़ा चेहरा थे यूपी पॉलिटिक्स के। उसके बाद राम नरेश यादव खुद थे, बलराम सिंह यादव थे, लेकिन मुलायम सिंह का जो स्ट्रगल था वो सब पे भारी पड़ गया। और 89 में जब मुलायम सिंह को अवसर मिलता है, तो उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि मुलायम सिंह ने यूपी में, जैसे उनकी एरिया में कमांडर अर्जुन भदौरिया हुआ करते थे, बड़े सोशलिस्ट, उनकी पूरी लेगेसी को उन्होंने अपनी एरिया में इटावा रीजन में कैप्चर किया। यूपी में चौधरी चरण सिंह की लेगेसी को उन्होंने कैसे अजीत सिंह को साइडलाइन करके 89 में, आपको ध्यान होगा चीफ मिनिस्टर के लिए अजीत सिंह कैसे वारिस कैसे हो गए, वो भी इसका जिक्र है। वो स्प्लिट, हाँ, इसमें पूरा जिक्र है। वो उसके पहले जब स्प्लिट हुआ लोक दल का, तो आ और बा में जब बट गया, चौधरी चरण सिंह के निधन के कुछ ही महीने पहले चौधरी चरण सिंह जी, अजीत सिंह जी अमेरिका से लौटे, उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन मुलायम सिंह का स्ट्रगल ज्यादा था, फिर लोकदल आ और बा बना, अजीत सिंह और बहुगुड़ा की भी एज बहुत साथ नहीं थी, बहुगुड़ा वाले में मुलायम सिंह ज्वाइन हुए। तो जब स्प्लिट हुआ था यूपी में, तब तो ज्यादा एमएलए अजीत सिंह के साथ थे, लोकदल का जब स्प्लिट हुआ था। लेकिन धीरे धीरे वो गुट जो है कमजोर पड़ता गया और मुलायम सिंह ने उसको मजबूती से आगे पकड़ लिया। मुलायम सिंह ने इसी तरह, जैसे अजीत सिंह, आप अगर और आगे बढ़ेंगे तो मुलायम सिंह ने नॉर्थ इंडिया में जब मंडल लागू होने के आसपास, जब वीपी सिंह ने देवीलाल को निकाला, तो देवीलाल एक बहुत बड़े फेस बन गए थे फार्मिंग कम्युनिटीज के लिए। लेकिन बड़ी चतुराई से उसके आगे की पॉलिटिक्स को, देवीलाल के बाद वाली पॉलिटिक्स को मुलायम सिंह ने, उस लिगेसी को भी जो है ना, उसी समय था ना बोट क्लब में मान सिंह टिकैत आया, जी, तो उसके आसपास ही, तो उस लिगेसी को भी अजीत सिंह, मुलायम सिंह ने बड़ी चतुराई से कर लिया। तो 89 के बाद की जो पॉलिटिक्स बनती है, फिर जो ये आरोप लगता है ना कि बीजेपी और मुलायम सिंह मिले, देखिए उसके बाद कांग्रेस कमजोर होती चली गई। 90 में जो फायरिंग हुई अयोध्या में, उसके 2 ही बेनिफिशियरी बन के इमर्ज किए,
एक तरफ मुलायम सिंह और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, कल्याण सिंह इनके फेज बने। ये जो प्रादुर्भाव हुआ यूपी राजनीति मुलायम सिंह यादव का, तो उसके बाद हाँ, जो हम बता रहे थे, दो धाराएं बन गई, मतलब दो प्रमुख दल बन करके उभरे। एक तरफ मतलब अयोध्या की फायरिंग के बाद से पोलराइजेशन शुरू हो गया और कांग्रेस निरंतर कमजोर हो रही थी ग्रेजुअली, तो इसलिए खास जो उसका बड़ा सपोर्ट वर्ग हुआ करता था कभी कांग्रेस का, जो माइनॉरिटी मतलब जो स्पष्ट कहें तो मुस्लिम वोट जो है वो मुलायम सिंह की तरफ चला गया। और ओबीसी उनका एक, अब वो कहने के लिए मुलायम सिंह जो है यादव पॉलिटिक्स, लेकिन मुलायम सिंह को अगर आप उनकी पॉलिटिक्स में देखें, उन्होंने ओबीसी के शुरुआत में हर वर्गों में प्रमुख नेता जो है तैयार किए हुए थे और उनका पूरा ख्याल रखते थे, बेनी प्रसाद वर्मा तक से, और अपर कास्ट में भी रेवती रमन सिंह से अभी तक उनके रिश्ते कितने अच्छे थे। हमने वो सोशलिस्टों की एक पुरानी फौज जो थी उसको रखा था। उसके बाद लेकिन उसमें फिर आगे एक विखंडन और हो गया, पंचर करने काशीराम की राजनीति आई। अब काशीराम को असल में 90 में जब वीपी सिंह और चंद्रशेखर अलग हो गए, तो आपको ध्यान होगा कि चंद्रशेखर ने जिस फार्मूले से यहाँ पे सरकार बनाई थी सेंटर में, उसी फार्मूले से मुलायम सिंह ने अपनी वहाँ बचा ली कांग्रेस के सपोर्ट से, और चंद्रशेखर जी की पार्टी में थी जी। लेकिन थोड़े दिनों बाद इसी बीच में कांशीराम उनके संपर्क में, और कांशीराम को तब तक जब ये 87-88 में जो ये बाई इलेक्शन हुआ था बिजनौर में, शायद 86 में, जब मायावती को तीसरे नंबर पे आई थी, उसमें बिजनौर से आ गई थी। बिजनौर बाई इलेक्शन हुआ था, एक चौधरी गिरधारी लाल होते थे, बड़े पुराने नेता थे, एक बार असल में वो चीफ मिनिस्टर बनते रह गए थे, पूरा बड़े दलित नेता, उनकी डेथ हो गई थी, कांग्रेस में थे वो उस समय, तो सीट खाली हुई थी, वहां से मीरा कुमार लड़ी थी। मीरा कुमार के बाद रामविलास पासवान लोकदल से थे, वो नंबर 2 थे, और नंबर 3 पर आ गई थी मायावती। उस समय बीजेपी की एक मीटिंग चल रही थी मुंबई में, तो जब वहाँ का रिजल्ट पढ़ा तो कहीं हमने पढ़ा है इसके लिखने के दौरान कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पता करने बोले ये कौन सी पार्टी है भाई, ये तो बहुत वोट दलितों के मिल रहे हैं, तो वो सीरियसली लेना चालू कर चुके। तो 91 आते आते तो 10-12% वोट जो है वो सीट जीते न जीते 10-12%, तो लगने लगा कि अब जो SC शेड्यूल कास्ट में एक बहुत बड़ा चंक वोट जो है वो इनको जाने लगा। तो 91 में जब वो संपर्क में आए, काशीराम ने मुलायम सिंह को समझाया कि चंद्रशेखर जी से आपकी ज्यादा निभेगी नहीं है, आप अपनी पार्टी बनाइए। इसके बाद वो उनकी पार्टी बनी है समाजवादी पार्टी, और इंटरेस्टिंगली समाजवादी पार्टी जो नाम सजेस्ट किया था वो केसरीनाथ त्रिपाठी ने सजेस्ट किया था मुलायम सिंह। अच्छा, जो गवर्नर हुए बाद में, पहले विधानसभा अध्यक्ष थे, बीजेपी के नेता थे, लास्ट तक बीजेपी में रहे, कोई पार्टी नहीं बदले, लेकिन मुलायम सिंह से उनकी दोस्ती थी। तो मुलायम सिंह ने उनको पूछे कि आप सबसे डिस्कस करते हैं, तो बोले तो केसरीनाथ जी ने उनको समझाया कि सोशलिस्ट टाइप नाम बहुत हो चुके हैं शुरू से अब तक, तो कुछ जो है नया लगेगा, हिंदी नाम रखो। तो इन्होंने, नहीं तो सोशलिस्ट पार्टी आपको पता ही, इतने टुकड़े उसके ढंग के होते, तो उनके सुझाव पर इन्होंने समाजवादी पार्टी रखा। 93 में फिर बीएसपी से अलायंस हुआ, फिर 95 में जो हुआ आपको पता है विकल्प, तो बीएसपी एक अलग फोर्स फिर बन गई। लेकिन वहां से लेकर के और 2017 तक जो सिचुएशन रही, ये माना जाने लगा था कि यूपी में अपर कास्ट का सीएम बनना बहुत मुश्किल हो गया। बीच में बस राजनाथ जी थोड़े समय 2002 के पहले 2001 में बने थे लोग, और थोड़े दिन राम प्रकाश गुप्ता, बाकी तो कोई अपर कास्ट का सीएम उस बीच में रहा ही नहीं। फिर 2017 में आके योगी जी जब बने तो वो पहले अपर कास्ट के सीएम बने उसके बाद से। तो 89 के बाद की जो पॉलिटिक्स है उसमें देखिए, आप उसको क्रिटिसाइज इनको जो भी करिए, लेकिन जो समावेशी पॉलिटिक्स हुई है, जिसको जो ग्राउंड लेवल पर अगर आप जाते हैं उसमें, तो आप जिसको अप्रिशिएट करेंगे, ओबीसीज को थोड़ा बहुत पावर तो दिखा दी थी चौधरी चरण सिंह ने, उसके बाद राम नरेश यादव के टाइम पर, लेकिन असल में वो पावर कॉरिडोर में लखनऊ में पहुंचा है मुलायम सिंह के रिजीम। जब मुलायम सिंह आ गए लखनऊ में, सीएम बन गए, उसके बाद फिर आप देखेंगे ओबीसी एक बड़ा फोर्स बन गया, और कई कम्युनिटीज में जो फिर धीरे धीरे असर्ट करने लगी। इतने सारे लोग अपना सरनेम नहीं लिखते थे, उसके बाद सरनेम लिखना चालू हो गए। इसी तरह जब मायावती जी का इमरजेंस होता है, जब वो सीएम की वोट ले ली 95 में, तो उसके बाद आप मानेंगे कि एक एससीज में भी बहुत बड़ा एम्पावरमेंट
और जो कि आजादी के बाद अवसर लोगों को मिल जाना चाहिए था वो मिला ही नहीं था, तो इनको मिला तो इन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये है उसकी धारा। उसके बाद फिर 2017 के बाद तो बदल गई। ये अपन 2017 वाले की और आखिरी हिस्से में बात करें। अब मैं उस हिस्से की बात करना चाहता हूँ जिसमें किताब में जो आपने बहुत प्रमुखता से जिसका जिक्र किया है, जो हिस्टोरिकल आर्काइव है। किताबों को कहते हैं कि किताब वक्त का आईना होता और लेखक गवाह। तो आपने गवाही क्या दी है 1952 से, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में कौन थे और किस कैरेक्टर के वो पुरखे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? जब देखिए उत्तर प्रदेश जो है राज्य तो पुराना था, यूनाइटेड प्रोविंस पहले कहा जाता था। और ये शायद कम लोगों को पता होगा, वैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जब यूनाइटेड प्रोविंस से इसका नाम बदलना था तो 39 में फर्रुखाबाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें इसके नामों पर चर्चा हो रही थी कि इसका नाम क्या रखा जाए। तो एक सजेशन इसमें बड़ा गंभीरता पूर्वक था, आर्यावर्त इसका नाम रखा जाए। इस राज्य का? जी, इस राज्य का, जिसके पक्ष में थे पुराने, जैसे डॉक्टर संपूर्णानंद बाद में सीएम बने, वो खुद आर्यावर्त बनाना चाहते थे उत्तर प्रदेश में। ऐसे कई लोग थे, लेकिन दूसरा खेमा तो नेहरू जी ने वीटो किया। उनका जो ये था कि नहीं, अब बड़े ज्यादा लोग इस फेवर में निकले उत्तर प्रदेश के, तो इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। और जब से पहला चुनाव जब हुआ 1952 में, तो गोविंद बल्लभ पंत बहुत स्वाभाविक दावेदार थे। उसके पहले हालांकि वो प्रीमियर थे, वो तो 37 से ही थे। बीच में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इस्तीफा हुआ था तो नहीं थे, बाकी टाइम वही कंटिन्यू कर रहे थे। उस समय क्या, उस समय प्रीमियर ना उत्तर प्रदेश नाम आ गया था। उत्तर प्रदेश नहीं, यूनाइटेड प्रोविंस के प्रीमियर होते थे। और उस समय के जो उनके कंपिटिटर थे वो बड़े लोगों में थे। उनमें रफी अहमद किदवई थे, उनमें लाल बहादुर शास्त्री जी का उस तरह का नहीं था, लेकिन पीडी टंडन का था, पुरुषोत्तम दास टंडन, जिनको बाद में भारत रत्न मिला और वो स्पीकर बने थे उस समय असेंबली के। और इसी तरह से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जब स्प्लिट हुआ, उसके पहले आचार्य नरेंद्र देव बहुत बड़े स्टालवर्ट थे और बड़े सीजन पॉलिटिशियन थे। लेकिन जब सोशलिस्ट पार्टी अलग हुई कांग्रेस से, तो नरेंद्र देव जी वो सोशलिस्ट थे, उधर चले गए। लेकिन अब कोई नहीं करता है। उन्होंने जब कांग्रेस छोड़ी थी तो 13 एमएलए उनके साथ थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। सबने असेंबली से रिजाइन करा और दोबारा चुनाव लड़ा। क्या था इंसिडेंट? क्या था इंसिडेंट? मतलब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी तो कांग्रेस में थी जी। जब सोशलिस्टों ने तय किया कि हम अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, तो पहले जीते थे कांग्रेस के नाम पर, तो बोले कि रिजाइन करने के बाद, नई पार्टी बनाने के बाद बोले हम असेंबली से रिजाइन करेंगे और फिर से चुनाव लड़ेंगे। नैतिकता का तब ये आलम था, और पावर में एकदम पावर में भी नैतिकता एकदम। और आचार्य नरेंद्र देव को हराने के लिए 1949 में अयोध्या की जो बाई इलेक्शन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले ही, मतलब इसमें तो पूरी ताकत लगा दी थी गोविंद बल्लभ पंत। अब वो अपने कंपटीटर को हर कोई निपटाता है। उस समय जो है बाबा राघव दास कैंडिडेट बनाए गए थे। अयोध्या कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं। अयोध्या कॉन्स्टिट्यूंसी में आचार्य नरेंद्र देव के बारे में वहाँ खूब दुष्प्रचार किया गया कि ये नास्तिक आदमी है और जो है अधर्मी है, और उनके खिलाफ जो वहाँ ये जो बाबा राघव दास के लिए जो है उनके जो प्रचार करते थे लोग, घर घर तुलसी का पौधा बांट। बाबा राघव दास को किस पार्टी से थे? बाबा राघव दास जो है वो मेरा ख्याल है वो इंडिपेंडेंट थे। और बाबा राघव दास वही जिनके नाम पे मेडिकल कॉलेज बना रखा है। तो उसके बाद जो है रफी अहमद किदवई सेंटर बुला लिया था इन्होंने, सेंट्रल पॉलिटिक्स में आ गया। तब वो फैजाबाद सीट होता था या फिर अयोध्या? फैजाबाद सदर जी। तो रफी अहमद किदवई को नेहरू जी इधर ले आए थे सेंटर में, लाल बहादुर शास्त्री को इधर ले आए थे। लाल बहादुर शास्त्री 1952 का चुनाव असेंबली भी जीते थे, लोकसभा भी जीते थे, फिर वहाँ से रिजाइन करके इधर आ गए। तो वहाँ एक छत्र राज जो है पंत साहब की पर्सनालिटी वो थोड़ी थी। असल में नेहरू जी उनका बड़ा लिहाज करते थे,
क्योंकि जब साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट हो रहा था लखनऊ में, तो पंत जी की कदकाठी बहुत लंबी थी, लंबे थे, मजबूत थे। वो नेहरू जी लाठी चार्ज हुआ था तो वो नेहरू जी के ऊपर लेट गए थे। गोविंद वल्लभ और पंत। गोविंद वल्लभ पंत का जब तक वो जीवित रहे उनकी गर्दन ऐसे हिलती थी, इतनी चोट उनको लगी थी। उसका लिहाज किया नेहरू जी की आत्मकथा में, उन्होंने उसका जिक्र किया है कि कैसे पंत जी की वजह से वो बच गए थे। इसमें वो इसका जिक्र किया है, तो लिहाज तो करते थे। लेकिन नेहरू जी भी एक लेवल पर सोचते थे कि चीफ मिनिस्टर उनको बनाया जाए, बीडी टंडन को। बीडी टंडन का फार्मर्स मूवमेंट में बड़ा रोल था, लेकिन अब दोनों दिग्गज थे और उसमें जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी वो पंत जी के फेवर में थी, तो पंत जी का नाम प्रिवेल किया, वो रहे। लेकिन अब उसके बाद सिलसिला एक शुरू होता है बहुत ही खराब, जो 2007 तक जारी रहा। हमेशा ये होता आया है कि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, आप अगर उसकी पर्सनालिटी एनालाइज करेंगे, उसकी पॉलिटिक्स एनालाइज करेंगे, तो जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर की शपथ लेता है तो उसको प्रधानमंत्री बनने का सपना पहले आ जाता है और काम बाद में शुरू करता है। वो अभी तक चल रहा है। वो आप कल्याण सिंह जी के टाइम में आपने देखा कि वाजपेयी जी का कैसे टशल हुआ, अभी जो हो रहा है उसमें सब आपको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो करेंगे। अभी 2017 की बात हम करेंगे। तो उस समय आप देखिए 1952 से 2007 तक एक भी मुख्यमंत्री यूपी में 5 साल एक असेंबली में पूरा नहीं कर पाए। अब पहले इनको गोविंद वल्लभ पंत जी को हटाए यहाँ से, अपना सेंटर में ले आए, उनको होम मिनिस्टर बना करके। उधर डॉक्टर संपूर्णानंद जी, गोविंद वल्लभ पंत जी का बड़ा लेकिन रोल जो माना जाएगा, जैसे नॉर्थ इंडिया में बहुत दंगे हुए थे पार्टीशन के बाद, यूपी में लगभग ना के बराबर हुए थे, बहुत ही कड़क एडमिनिस्ट्रेटर थे। दूसरा एक और एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे, पर्सनालिटी ऊंचे थे, बड़े थे। हाँ। तो दूसरा जो है जमींदारी उन्मूलन बहुत बड़ा काम है, जो यूपी उन राज्यों में से है जहां इफेक्टिवली ये इम्प्लीमेंट हो गया ग्राउंड। ये पहले मुख्यमंत्री ने कर दिया, पहले मुख्यमंत्री ने कर दिया था, उसके भी पहले शुरू हो गया था काम। इसलिए आप देखेंगे कि नक्सलवाद जो है दूसरे राज्यों में तो है, यूपी में ना के बराबर है। वो 1-2 जिले उधर बिहार के, और इसलिए कि जमींदारी उन्मूलन, जिसमें उनके रेवेन्यू मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह थे और मुख्यमंत्री ये थे पंत साहब। तो गाँव में जमींदारी उन्मूलन, लोगों से जमीनें ले करके, बड़े काश्तकारों से, किसी को अगर 1 बीघा भी जमीन मिल गई भूमिहीन को, तो 1 बोरा चावल और 2 बोरा गेहूं हो जा रहा है, तो साल भर उसको खाने का संकट नहीं बचाता ना। इसलिए यहाँ उस तरह का नक्सलिज्म नहीं है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जमीन सबको मिल गई। ये बहुत बड़ा काम पंत साहब की सरकार ने कर दिया था। उनके बाद आए डॉक्टर संपूर्णानंद जी। डॉक्टर संपूर्णानंद जी बहुत विद्वान व्यक्ति थे। यहाँ प्रेम महाविद्यालय एक मथुरा में है, जो राजा महेंद्र प्रताप का बहुत ही फेमस ये है, इसमें पढ़ाए थे। डूंगरपुर कॉलेज में पढ़ाए थे, इंदौर के एक महाविद्यालय में पढ़ाए थे, बड़े विद्वान व्यक्ति थे। तो उन्हीं के नाम पर संस्कृत यूनिवर्सिटी है। संस्कृत यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई थी कॉलेज से, इसलिए उनके निधन के बाद उसका नाम संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी बन गया। वैसे जात बिरादरी की पॉलिटिक्स में लोगों को पता रहे, संपूर्णानंद जी एकमात्र कायस्थ चीफ मिनिस्टर यूपी के अब तक बने। क्या मतलब उस समय तो लाल बहादुर शास्त्री भी थे? नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं थे ना। मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन मुख्यमंत्री दावेदारों में नहीं थे। संपूर्णानंद को जो बना दिया तो क्या? नहीं, सब लाल बहादुर शास्त्री जी कभी सीएम के दावेदार, उसके बाद तो फिर इधर आ गए थे सेंटर में जी। वो उधर फिर स्टेट पॉलिटिक्स से वो चले आए थे। उनकी पर्सनालिटी कैसी थी? लोग तो हर कोई याद करता है, जो कायस्थों की बात होती है तो उत्तर प्रदेश में शास्त्री जी की बात होती है। उस फेज में जो बड़े दिग्गज यूपी में हुआ करते थे, जब 52 की असेंबली में तो हम मानेंगे उसमें 3 ही दिग्गज हुआ करते थे, एक गोविंद वल्लभ पंत, एक संपूर्णानंद, एक सीबी गुप्ता। इनमें भी जो है बाद में सीबी गुप्ता की बहुत डैशिंग पर्सनालिटी। संपूर्णानंद की कहानी, संपूर्णानंद जी की बात है, संपूर्णानंद जी चीफ मिनिस्टर बन गए और 2 असेंबली में रहे, मतलब 51 पहली वाली असेंबली में कुछ समय बचा था, फिर दूसरी असेंबली में 1960 में उनको हटना। अब वो जैसी पॉलिटिकल गलती किए वैसा कोई चीफ मिनिस्टर कर ही नहीं सकता। आपको अभी आपको ध्यान होगा 2019 में योगी जी के खिलाफ करीब 100 बीजेपी के एमएलएज ने धरना दिया था। हाँ, तो ये पहली बार नहीं हुआ था। अच्छा, 1959 में एक जो है चतुर्भुज शर्मा होते थे, जुगल किशोर सर, अच्छा, यहाँ के,
मथुरा के थे, वो गोवर्धन के शायद वो एमएलए थे, बड़े वो भी बड़े नेता थे। उन्होंने क्या किया, वो विरोध शुरू हो गया। असेंबली के अंदर 100 एमएलएज ने, करीब 98-99 एमएलएज ने खड़े होकर के कहा, ये शर्मा जी के नेता थे, बोले कि हम इस सरकार के काम का, सब कांग्रेस के एमएलए बोले, हम इस सरकार के कामकाज से सहमत नहीं है और सरकार बहुत गलत दिशा में काम कर रही है वगैरह वगैरह, खूब क्रिटिसाइज किए। बोले लेकिन हम लोग वोट कांग्रेस को ही देंगे। तो इन्हें क्या क्यों इस नाराजगी क्यों? संपूर्णानंद जी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से नाराज थे वो। चीफ मिनिस्टर से किन किन वजहों से लोग नाराज होते हैं आप जानते हैं। तो वो चला, बाद में मैनेज हो गया, बाद में तो कर लिया, लेकिन उसी समय 59 में चौधरी चरण सिंह ने इस्तीफा दे दिया सरकार से। बहुत लोगों ने इस्तीफा दे दिया था। सीबी गुप्ता, संपूर्णानंद जी को लगता था कि सीबी गुप्ता सब करवा रहे हैं, अच्छा, चंद्रभान गुप्ता। तो 1960 में चंद्रभान गुप्ता के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम हुई। जैसे सिराथू में केशव मौर्य जी हार गए, तो 1957 का चुनाव मुख्यमंत्री के बड़े दावेदार थे सीबी गुप्ता, और लखनऊ से अपनी सीट हार गए। उनके साथ जिसका जिक्र है आपने, दुश्मन खूब थे, तो उनका वो हार गए। और एक साल बाद उनके लिए एक विधायक ने सीट अपनी खाली की, उपचुनाव में आ जाएंगे। तो मौदहा एक सीट है बुंदेलखंड में, हमीरपुर जिले में, मौदहा की सीट एक एमएलए ने खाली की कि गुप्ता जी आप यहाँ से लड़ जाइए। गुप्ता जी वहां से लड़े, तो उपचुनाव भी हार गए। ये सारी कहानी इसमें, सब सारी कहानी। 2 झटका लगा उनको जबरदस्त। उसके बाद उन्होंने काफी समय तक रानीखेत से एमएलए कई बार रहे, रानीखेत को सीट बनाया, उस समय यूपी था यहाँ। तो उनके दोस्त भी बहुत थे, दुश्मन भी बहुत थे, उनको हराने के लिए। संपूर्णानंद जी गलती क्या हुई है जरा बताइए। मैं बता रहा हूँ, संपूर्णानंद जी की गलती हुई। संपूर्णानंद जी इतने चिढ़े हुए थे उनसे, गुप्ता जी से, कि 1960 में जब ये चुनाव हार गए तो संपूर्णानंद जी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। उस समय चुनाव होते थे, ठीक से होते थे। अब संपूर्णानंद जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया, इतने चिढ़े हुए थे गुप्ता जी से, बोले अगर चंद्रभान गुप्ता चुनाव जीत जाते हैं प्रदेश अध्यक्ष, तो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देता। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर का फैसला होने आया तो इनको बड़ा, बीजेपी को बड़ा लंबी प्लानिंग करनी थी ना आगे। फिर 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव था, तो इनको वही जो सुचेता जी के टाइम पे सीबी गुप्ता जी ने किया था कि वो जिसको भी आप बनाते हैं उसकी जाति पहले देखी जाएगी। तो इनको शायद ये लगा होगा कि ये बाबा जी मतलब अपर कास्ट के हैं, लेकिन महाराज हैं, बाबा है, तो शायद इनकी जात बिरादरी लोग ना देखें। हालांकि वो भी देख रहे हैं और हो ही रहा है। लेकिन फिर उसमें 4-5 नाम कंसिडर किए गए आरएसएस बीजेपी के बीच में, जिसमें केशव मौर्य ऑफ कोर्स एक दावेदार थे, उसमें मनोज सिन्हा थे, उसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे, उसमें एक दिनेश शर्मा है वो थे, और उसमें योगी जी भी थे। तो सब कुछ विचार करने के बाद इन्होंने योगी जी का फैसला किया। योगी जी ने 5 साल पूरा किया, लेकिन एक इसमें पूरा वो वाकये का जिक्र है, एक स्टेज ऐसी आ गई थी 2022 चुनाव के पहले, जब योगी जी को हटाने का फैसला हो गया। और ये अप्रैल से लेकर अक्टूबर 2021 में खूब बैठकें हुई हैं, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, आरएसएस बीजेपी, इनकी कोऑर्डिनेशन मीटिंग, उनकी कोऑर्डिनेशन मीटिंग, वहाँ करते थे, फिर यहाँ आके मिलते थे, यहाँ करते थे, वहाँ मिलते थे, फिर मोदी जी को मिलते थे, अमित शाह जी को मिलते थे, मतलब वो लगातार चलता रहता था। एक समय फैसला हो गया था, लेकिन इन लोगों को लास्ट में ये लगा ना कि अब 3-4 महीने रह गए थे चुनाव। एक तो भेजे भी गए थे ना दिल्ली से विधान परिषद के रास्ते। नहीं वो तो अच्छा, वो शर्मा जी, अरविंद, ऐसा है उनकी वैसी। देखिए यूपी की पॉलिटिक्स को जो कोई और जो पॉलिटिकल लोगों को चैलेंज इस तरह के ब्यूरोक्रेट कर ले जाएंगे, आप भी बेहतर समझते हैं। वो यूपी है, वो गोवा नहीं है, वो जो है वो उत्तराखंड भी नहीं है। यहाँ जो है ऐसे लोगों को जो दूसरी जगह बहुत परफॉर्म करते हैं ना, छोटे राज्यों में चीफ मिनिस्टर, उनको आप गाजियाबाद का डीएम बना दीजिए तो पता चल जाएगा कितना अच्छा, कितना समझ में आता है। यूपी इज डिफरेंट, आप समझते हैं। लेकिन 2022 आते आते जो बड़ा झटका दिया, जैसे गुप्ता जी हारे थे, जो मैंने बताया ना, वो इतिहास रिपीट हुआ। गुप्ता जी जो लखनऊ से हारे थे 57 वाला चुनाव, उसी तरह 67 में कमलापत त्रिपाठी हारे थे जौनपुर का चुनाव। वो उस समय वो सीएम की रेस में थे भाई, जब सुचेता जी बनी, ये जब चौधरी साहब बने और शपथ तुरंत गुप्ता जी लिए थे।
तो 67 का चुनाव जो है औराई से हारे थे कमलापति जी, बाद में बाई इलेक्शन में जौनपुर से जीते थे। तो 67 का चुनाव अगर वो नहीं हारे होते तो शायद गुप्ता जी की जगह वो शपथ लिए होते पहले 19 दिन के लिए, लेकिन कमलापति जी लिए होते। उसी तरह से सिराथू में जो केशव मौर्य जी की हार हुई, ये बड़ा उनके लिए झटका थी। हालांकि 22 का चुनाव योगी जी को सामने करके लड़ा गया था, लेकिन अब जाहिर उनका कद तो बढ़ गया था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे ही, और वो बड़ी फोर्स आज की तारीख में है। केशव मौर्य जी इस समय यूपी की पॉलिटिक्स में योगी जी के बाद सबसे बड़ी ताकत हैं। उनके यहाँ लोगों की भीड़ भी आपको ज़्यादा दिखेगी, लोग और उनका डिस्पोजल भी क्विक है, मतलब वर्कर पार्टी के लोग। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो योगी जी के लिए जिस तरह का वो चैलेंज बन सकते थे, सिराथू जीत गए होते तो थोड़ा तो अथॉरिटी का क्षरण होता है ना, कमजोर पड़ते हैं आप। तो आज की तारीख में तो योगी जी 22 के बाद कंटिन्यू किए हैं और चल रहे हैं। अब आगे क्या होगा, ऐसा तो नहीं है कि बाद में कहा जाए, फिर पूछा जाए कि क्या हुआ था सिराथू में और आपने सर ये देखिए अपना भविष्यवक्ता मैं हूँ ना आप है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स और पूरा ये जो इतिहास 1952 से अब तक का जो रहा है ना, कि नथिंग इज प्रेडिक्टेबल। बस जो सिस्टम है, जो हम आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लगता हूँ मित्र के नाते नहीं, मैं एक पाठक के नाते कह रहा हूँ कि ये किताब जो एकेडमिक्स तौर पे एक मेधावी जर्नलिस्ट की ओर से तैयार की गई है, इसे जरूर पढ़ना चाहिए।